हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आइए शुरू करते हैं वर्क बाय एनर्जी बिना समय खराब किए हुए, क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस कंटेंट को कवर करूं। बस मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है क्या कि पूरा लेक्चर ध्यान से देखें। आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, वर्क बाय एनर्जी चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसे आप शब्द में क्या कहते हैं? WP, है ना। अब बात करते हैं कि इसको जब हम लोग वर्क बाय एनर्जी को पढ़ते हैं तो वर्क बाय एनर्जी, ठीक है यार, वर्क क्या होता है वो तो सब जानते ही हैं। अपन बेसिक से शुरू करते हैं कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर एक पार्टिकल को किसी सर्कुलर पाथ पर घुमाया जाए, एक पार्टिकल को किस पे घुमाया जाए? किसी सर्कुलर पाथ पर घुमाया जाए, तो आप सभी जानते हैं टेंशन कहाँ लगती है? टुवर्ड्स द सेंटर। लेट्स से पार्टिकल का मास कितना है? m। आप कुछ ऐसे करके ऐसे करके इसको घुमा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल, तो आपका क्या जवाब होगा? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा सर वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल इज 0। लेकिन क्या मैं आपसे रीजन पूछ सकता हूँ? क्या आपका रीजन कहीं ये तो नहीं कि डिस्प्लेसमेंट इन वन साइकिल इज 0? ऐसा तो रीजन नहीं है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि वर्क डन इसमें 0 है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है पूरे साइकिल में? 0 है, तो वर्क डन 0 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ गलती कर रहे हैं, क्योंकि वर्क डन इन हाफ साइकिल भी 0 ही होता है यार, जबकि हाफ साइकिल में तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वर्क डन इन क्वार्टर साइकिल, वर्क डन इन क्वार्टर साइकिल भी क्या होता है? ये भी 0 ही होता है, जबकि क्वार्टर साइकिल में डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। इसका मतलब आप जब भी कभी वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन आप कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट के लिए कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि यहां पर वर्क डन के 0 होने का कारण एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच के एंगल का हमेशा कितने डिग्री होना है? 90 डिग्री होना है। तो इसलिए वर्क डन क्या है? 0। वर्क डन इज ऑलवेज 0। यानी कि इसका मतलब सर जब छोटे सारे 0 0 0 0 0 वर्क डन जुड़ करके पूरे साइकिल के लिए वर्क डन आया तो 0 आया। तो इसका मतलब 0 आने का कारण डिस्प्लेसमेंट 0 था, ये कारण नहीं है। जबकि 0 होने का कारण प्यारे बच्चों इतनी सारी 0 जुड़ी और 0 ऐड होकर के नेट वर्क डन कितना है? 0। यही कारण है कि प्यारे बच्चों हाफ साइकिल में भी वर्क डन कितना है? 0 है, और क्वार्टर साइकिल में भी वर्क डन कितना है? 0। इसलिए आप प्लीज मिसकंसेप्शन को हटाइए। किसी भी प्रोसेस में टोटल डिस्प्लेसमेंट से कभी भी वर्क डन नहीं लिखा जाता। इसलिए आइए शुरू से पढ़ते हैं, वर्क डन को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में वर्क डन होता क्या है, कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, वर्क डन हमेशा छोटा सा कैलकुलेट करते हैं। पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है, और फिर किसी भी पाथ के लिए उस वर्क को हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करने का तरीका आप सभी जानते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं तो सारा का सारा वर्क डन क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। That is small amount of work done that dW is defined as F dot ds। क्या है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट है। जब दो वेक्टर का कैसा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब जो वर्क डन है, ये वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? ये वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसकी डायमेंशन L/T-2 होती है ना। इसकी यूनिट जूल होती है SI सिस्टम में, अर्ग होती है CGS सिस्टम में। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है। कमाल की बात है, फ्रेम डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम पर। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? अलग अलग। इसलिए वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम पर। और प्यारे बच्चों, ये F डॉट ds को क्या लिख सकता हूं? उसको लिख सकता हूं FDS cos थीटा। क्या लिख सकता हूं? FDS cos थीटा। प्यारे बच्चों, F क्या है? ये फोर्स, ds है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या है? एंगल। हालांकि आगे जाके पढ़ेंगे ds इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, नॉट ऑलवेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। लेकिन अभी फिलहाल आप ध्यान रख करके चलें कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ही है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, फोर्स ये रहा, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो यहां से मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेट के बीच का थीटा अगर लेस देन 90 होगा तो प्यारे बच्चों वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो प्यारे बच्चों वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हालांकि फोर्स 0 है तो भी वर्क डन 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो भी वर्क डन क्या है? 0। तो मैं कह सकता हूं कि वर्क डन
done can be positive, work done can be negative and work done can be zero। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? इस तरह से आप पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करते हैं और फिर क्या करते हैं प्यारे बच्चों, फिर इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब सीधे सीधे शब्दों में इसको एड अप करना होता है। क्या करना होता है? एड अप करना। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है? टोटल वर्क डन कैलकुलेट हो जाता है। प्यारे बच्चों इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, अगर ये किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स है तो ये फोर्स का कंपोनेंट F cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट F sin थीटा। क्या क्लियर है? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर, क्या फोर्स का कंपोनेंट इधर, तो जरा सोचो क्या वर्क डन होता है? F ds cos थीटा। तो F ds cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ? कैसे भी तो लिख सकता हूँ कि F cos थीटा इंटू ds, यानी कि फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में F cos थीटा इंटू ds, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स द वर्क डन। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये कोई पार्टिकल है जिसका मास m, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है। प्यारे बच्चों फोर्स है, मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये जो ds का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, क्या है कंपोनेंट? ds cos थीटा होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं? कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, दैट इज ds cos थीटा। तो यहां से डेफिनेशन ये भी आ सकती है कि कंपोनेंट ऑफ ds अलोंग फोर्स इज बेसिकली ये और इसका प्रोडक्ट ही मुझे क्या देता है? वर्क डन देता है। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आप लिख सकते हैं सिंपली F ds cos थीटा, आप लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, और कंपोनेंट ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। अब प्यारे बच्चों इसके ऊपर करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा कि यार इंटीग्रल F ds cos थीटा होता है। छोटे छोटे वर्क डन को समिंग अप करते हैं तो टोटल वर्क डन क्या आ जाता है? कैलकुलेट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स क्या है? कांस्टेंट। ये आपको ध्यान होगा, अब तक आप एक्चुअली बचपन का मतलब जब आप कभी 10th में या कहीं पढ़ते थे तो आप क्या करते थे? फॉर्मूला यूज करते थे Fs cos थीटा। तो एक्चुअली जो Fs cos थीटा फॉर्मूला है ना यार, वो जो Fs cos थीटा वाला फॉर्मूला है वो एक स्पेशल केस होता है, हर जगह उससे वर्क डन कैलकुलेट नहीं होता है। तो Fs cos थीटा कैसे आता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर फोर्स वेक्टर कांस्टेंट है, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और फोर्स की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है तो इस पार्टिकल के यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होने में जो फोर्स वेक्टर है इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या है? सेम। तो क्या बेटा इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड भी फिक्स है और डायरेक्शन भी फिक्स है। इसका मतलब थीटा भी कांस्टेंट है और फोर्स भी क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब इसमें से F cos थीटा को बाहर ले लिया, क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? इंटीग्रल ds। और इंटीग्रल ds सब बच्चे जानते हैं इसका सम क्या होता है? S होता है, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो जो Fs cos थीटा वाला फॉर्मूला है, ये Fs cos थीटा वाला फॉर्मूला केवल तब लगता है जबकि हमें वर्क डन कैलकुलेट करते समय ये पता हो कि फोर्स की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। क्या मेरी बात क्लियर है? दैट्स इट। अब प्यारे बच्चों मुझे क्या ध्यान रखना है, जब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूं तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि फोर्स मस्ट बी कांस्टेंट, फोर्स वेक्टर मस्ट बी कांस्टेंट। आखिरी बार बोल रहा हूं, फोर्स वेक्टर मस्ट बी कांस्टेंट। और प्यारे बच्चों ये एप्लीकेबल तभी है जबकि फोर्स वेक्टर इज कांस्टेंट। दूसरा, जब आप वर्क डन कैलकुलेट करें, व्हाइल कैलकुलेटिंग द वर्क डन, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये जब आप वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट विच फोर्स इज डूइंग वर्क, यानी कि जब आप वर्क डन कैलकुलेट करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, क्योंकि एक बॉडी पर प्यारे बच्चों बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं। तो कौन सा फोर्स वर्क डन कर रहा है उस वाले, यानी कि किस फोर्स का वर्क डन आपसे पूछा गया है। ये मेरी बकवास आपको भी समझ में आएगी इस एग्जांपल से प्यारे बच्चों। ये 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg के ब्लॉक को 2 मीटर डिस्प्लेस किया गया। कितने मीटर डिस्प्लेस किया? 2 मीटर। कितने मीटर? 2 मीटर। 2 kg का ब्लॉक, फोर्स लग रहा है प्यारे बच्चों 20 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स। कैसा फोर्स? कांस्टेंट। और बॉडी को A से B तक डिस्प्लेस कर दिया गया है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है? 0.5 आपको गिवन है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन। अरे भाई ठीक है, वर्क डन तो कैलकुलेट करना है, लेकिन किसका वर्क डन कैलकुलेट करना है? नॉर्मल का, mg का, फ्रिक्शन का, F का। यस, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट विच फोर्स इज डूइंग वर्क। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में यस नॉर्मल का वर्क डन कैलकुलेट करो, फिर आपसे कह रहा है mg का वर्क डन कैलकुलेट करो, फिर आपसे कह रहा है फ्रिक्शन का वर्क डन कैलकुलेट करो, और साथ ही साथ आपसे फिर किसका वर्क डन पूछेगा? ये आपसे कहेगा चौथे नंबर पे यार वर्क डन बाय दिस फोर्स Fb क्या कीजिए? कैलकुलेट कीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मल कहां लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में। 2g कहां लग रहा है? 2g लग रहा है प्यारे बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
तो आपको 2G पता है, ब्लॉक आगे जा रहा है, तो क्या ये प्यारे बच्चों एक फ्रिक्शन फोर्स होगा? यस सर। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल का। तो जो नॉर्मल का वर्क डन होगा, नॉर्मल का वर्क डन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या, नॉर्मल ऊपर क्या डिस्प्लेसमेंट इधर, और थीटा कितने डिग्री? 90 डिग्री। कमाल की बात यह है कि फोर्स फिक्स है, फिक्स डायरेक्शन में है, तो वर्क डन हुआ ns cos 90 दैट कम्स आउट टू बी 0। क्या क्लियर है? यस सर। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं वर्क डन बाय mg की। जब वर्क डन बाय mg की बात करेंगे तो mg कहाँ लग रहा है? नीचे। क्या डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल फिर कितना? 90। क्या प्यारे बच्चों cos 90 कितना? 0। तो ये वर्क डन फिर कितना आ गया है? 0 आ गया है। अब बात करता हूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन की। तो पहले फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड निकालता हूं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू के इनटू n, दैट म्यू इज व्हाट? दैट इज 0.5। प्यारे बच्चों नॉर्मल कितना है? 20। तो क्या दिस कम्स आउट टू बी 10 न्यूटन? यस सर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, तो फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो क्या एफ के इधर लग रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, थीटा कितने डिग्री है? 180 डिग्री। प्यारे बच्चों चिंता न करें, बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं कराने वाला हूं, लेकिन चलेंगे जीरो से हीरो लेवल की तरफ। आप छोटे छोटे से कंसेप्ट अगर आप उनको ठीक करते चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। तो एफ के डिस्प्लेसमेंट इधर है, थीटा कितना है? 180 डिग्री। तो सर इसका मतलब जो फ्रिक्शन का वर्क डन होगा प्यारे बच्चों, दैट एफ के इज व्हाट? सर दिस एफ के इज 10। तो बेटे 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है? सर डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर एंड कॉस ऑफ 180 डिग्री। एक बात मैं आपको फिर बता दूं प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमेशा मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, कभी भी साइन नहीं लगाते। तो इट कम्स आउट टू बी 20 माइनस 1 यानी कि माइनस 20 जूल। व्हाट डज दिस नेगेटिव वर्ड एंड इंप्लीमेंट? ये नेगेटिव वर्ड क्या करता है? इंप्लाइज करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा कहीं ना कहीं ग्रेटर देन 90 रहा होगा। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं वर्क डन बाय दिस फोर्स F। तो इस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या 20? यस सर। क्या डिस्प्लेसमेंट कितना? 2। क्या cos 0 यानी कि 1, तो इट कम्स आउट टू बी 40 जूल। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट था कि जब आप वर्क डन कैलकुलेट करें तो विच फोर्स इज डूइंग वर्क। प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया सवाल। कैलकुलेट द वर्क डन बाय mg एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कहां से कहां तक के लिए? जबकि ब्लॉक A से B तक क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? मूव कर रहा है। तो A से B तक का सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं 37 डिग्री। इसके सामने कितने मीटर? 3 मीटर आ जाएगा 5 बोरिंग ट्रिपलेट से। तो इसका मतलब क्या ये 5 मीटर आ जाएगा। चलो ठीक है, ऐसे भी आ गया। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों mg क्या 2g यानी कि 20 लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। यस सर। तो क्या बेटे ये कांस्टेंट फोर्स है, यानी कि पहले ग्रेविटी का वर्क डन निकालते हैं। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कुछ इधर, तो प्यारे बच्चों थीटा ये 37, तो ये एंगल कितनी? 353 डिग्री। तो इसका मतलब दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 2g into displacement SAB that is 5, okay, and cos 53 degree that is 25। यहाँ पे प्यारे बच्चों मेरे पास 100 और cos 53 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 3/5 यानी कि इट कम्स आउट टू 60 जूल्स। क्लियर है? फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों फ्रिक्शन के वर्क डन की। फ्रिक्शन के लिए मैं जानता हूँ क्या नॉर्मल रिजल्ट लग रहा होगा। यस सर। बेटा mg के कितने टुकड़े कर सकता हूँ? 2। अगर mg के 2 टुकड़े कर दूं तो एक ये होगा और क्या प्यारे बच्चों एक ये होगा। यस सर। ये वाला जो कंपोनेंट होगा क्या वो होगा 2g cos 37 डिग्री। इससे मेरे पास क्या आ गया है? नॉर्मल रिएक्शन आ गई है। दैट नॉर्मल रिएक्शन इज दिस मच। तो क्या फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले दैट मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के into n, that mu k is 0.5 and this normal is 20 cos 37. So this is 0.5 into 20 and cos 37 is, this cos 37 is 4/5। बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा कितना? This is comes out to be 8 मीटर। ओके, तो 8 न्यूटन फ्रिक्शन आ गया है। डिस्प्लेसमेंट इधर है, डायरेक्शन दोनों की क्या है? अपोजिट। यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन होगा दैट वर्क डन इज 8 into the displacement is what? That displacement is 5, the angle is cos 180 degree, so it comes out to be
-40 जूल। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसा आप फ्रिक्शन का वर्क डन भी निकाल सकते हैं, ऐसा आप mg का वर्क डन भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। प्यारे बच्चों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट जानते हैं क्या? mg की डायरेक्शन हमेशा फिक्स है। अगर आप देखें तो mg हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अगर कोई फोर्स फिक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो, कैसे एक्ट कर रहा हो? फिक्स डायरेक्शन में। जैसे mg की डायरेक्शन हमेशा मेरा बच्चों फिक्स है। ओके, ये कितना है 5 मीटर। तो हम जब यहाँ पहुंचेंगे इस पॉइंट, तो इस पॉइंट पर जब आप पहुंच रहे हैं तो प्यारे बच्चों इधर तो आप कितना जा रहे हैं 3 मीटर, जबकि इधर आप कितना जा रहे हैं 4 मीटर। तो A से B तक जाने में फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है? सर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है। कितने मीटर है? 3 मीटर। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं यहाँ से mg into 3। और mg कितना था प्यारे बच्चों? दैट mg is what 2 यानी कि 20 into 3, so it comes out to be 60 joule। यानी कि फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इससे मैं क्या कर सकता हूँ? टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसलिए आप ध्यान रखें, कभी भी कोई फिक्स डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स हो तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अपने को फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उससे सीधे सीधे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करके वर्क डन कैलकुलेट करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया सवाल। फिर मैं आपसे एक बात फिर बताना चाहता हूँ, काफी अच्छी खासी इसके एप्लीकेशंस हैं। एक बॉब जिसका मास कितना है m, और एक पेंडुलम जिसकी लेंथ कितनी है l, और इस पर एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है। कैसा फोर्स? कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स। इसका मतलब कहीं भी चला जाए फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या रहने वाली है? सेम। इसलिए पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट पर अपने को ध्यान नहीं देना है। अगर फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या है? सेम, तो हमें कुछ नहीं करना, फोर्स की डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखना होता है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन और वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो प्यारे बच्चों जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा, यानी कि इस जगह से यहाँ पहुंचा, तो क्या ये x में कितना चला? यस सर। और क्या प्यारे बच्चों ये y में कितना चला? यस सर। क्या प्यारे बच्चों ये l है, ये एंगल थीटा है, तो ये जो साइड होगी ये होगी l cos थीटा, और ये साइड क्या होगी? l sin थीटा। पूरा कितना लेंथ है? l, तो ये पूरी l, तो ये वाली जो लेंथ होगी क्या वो होगी? l माइनस l cos थीटा। कितनी होगी? l माइनस l cos थीटा। तो y आपके पास कितना आ गया? सर y इज l1 माइनस cos थीटा, जबकि x आपके पास कितना आ गया? सर x आ गया मेरे पास l sin थीटा। हम उससे कह रहे हैं वर्क डन बाय फोर्स कैलकुलेट कीजिए। तो वर्क डन बाय फोर्स F, दैट F इज इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों फोर्स फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है, मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट l sin थीटा, तो डायरेक्ट वर्क डन रहेगा F x sin थीटा। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं आपको बता दूं, जब भी कभी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी Q चार्ज वाले पेंडुलम को रखा जाता है तो इस पर हमेशा एक कांस्टेंट फोर्स का लगता है QE। तो जब ये कितना एंगल घूमता है? थीटा एंगल घूमता है, तो जो QE फोर्स होता है, इस QE फोर्स का जो वर्क डन होता है वो होता है QE sin थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके चलो प्यारे बच्चों ये तो हो गया। इसके बाद mg का टेंशन का वर्क डन निकालना है। भाई एक बात बताइए, क्या टेंशन की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है? यस सर। लेकिन क्या हमेशा डिस्प्लेसमेंट और टेंशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? यस सर। तो इसका मतलब सर जो वर्क डन बाय टेंशन होगा, दिस वर्क डन बाय टेंशन इज 0। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके और प्यारे बच्चों बात करते हैं mg के वर्क डन की। तो जो mg है वो कहाँ एक्ट कर रहा है? mg इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो mg इधर, और क्या डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू mg l1 माइनस cos थीटा इनटू cos 180 डिग्री। क्योंकि mg इधर है तो क्या डिस्प्लेसमेंट इधर है, और एंगल कितना आ गया बच्चों? 180 डिग्री। तो जो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा दैट वुड बी माइनस mg l1 माइनस cos थीटा। सो दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। ओके आइए करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों ये बड़ा बढ़िया सवाल है, हालांकि आप कहेंगे सर सारे सवाल ही अच्छे होते हैं। अरे बढ़िया ही छांट के ला रहे हैं आप लोगों के लिए। खैर प्यारे बच्चों आपसे कह रहे हैं टेंशन का वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। किसका? टेंशन का। क्या? जबकि t इज इक्वल टू टी टाइम पर
जबकि एक ऑब्जर्वर क्या है ए और दूसरा ऑब्जर्वर है प्यारे बच्चों बी वो ऑब्जर्वर है जो कहाँ पर है, जो ग्राउंड के अंदर है, और ए ऑब्जर्वर वो है जो किसके अंदर है, लिफ्ट के अंदर है। तो जब आप वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो सर ने क्या बताया था कि वर्क डन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए वर्क डन क्या होता है, अलग अलग। आइए कैलकुलेट करते हैं। प्यारे बच्चों रेस्ट से चल रही है t बराबर 0 पर, a नॉट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी हाफ a नॉट इनटू t का स्क्वायर। ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कितने समय में, 0 से t टाइम में, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम। प्यारे बच्चों टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा है कि यहाँ पर अगर टेंशन लिखूंगा तो दैट टेंशन इज इक्वल टू a नॉट से जब ऊपर की तरफ जाता है तो प्यारे बच्चों टेंशन का मैग्नीट्यूड हो जाता है m इंटू जी प्लस ए नॉट। क्या क्लियर है? यानी कि आपको फोर्स पता है कितना, टेंशन mg प्लस ए नॉट। सर ने बताया था कि फोर्स इज ऑलवेज फ्रेम इंडिपेंडेंट, फोर्स कभी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, ओके, बट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम। अब बात कर रहे हैं एज ऑब्जर्व बाई ए, तो प्यारे बच्चों ए ऑब्जर्वर के लिए, जो ऑब्जर्वर ए है, क्या उसके लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज 0, यानी कि ऑब्जर्वर ए के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो वर्क डन क्या होगा सर, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, इनटू कॉस थीटा। तो जब यही नहीं है तो फिर इसका मतलब वर्क डन कितना हो गया, 0। तो यानी कि इस ऑब्जर्वर के लिए टेंशन ने कोई काम नहीं किया। लेकिन जो ऑब्जर्वर कहाँ पर है, बी, जो कि ग्राउंड पर है, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए ब्लॉक कहाँ पहुंच गया, इतने ऊपर। इतने ऊपर मतलब हाफ a नॉट t स्क्वायर, सो दैट वर्क डन बाय b इज इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज हाफ a नॉट इनटू t का स्क्वायर। और चूंकि ऊपर ही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम, यानी कि मैं कह सकता हूँ cos 0 डिग्री होगा। सो दिस इज mg प्लस a नॉट इनटू हाफ a naught into t का square. So this work done for observer B is what? This is mg plus a naught 1 by 2 into a naught into t का square. क्लियर है? इसका मतलब वर्क डन, सोचिए फोर्स क्या है, सेम, लेकिन क्या अलग अलग ऑब्जर्वर है, तो इसलिए अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए वर्क डन क्या होता है, अलग अलग। इसलिए ध्यान रहे कि जब आप वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट विच ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द वर्क डन, द डिस्प्लेसमेंट, ओके। आइए करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों एक m मास की बॉडी किसी हेमिस्फेरिकल बाउल के ऊपर प्लेस्ड है जिसकी रेडियस कितनी है r, और इसको एक कांस्टेंट फोर्स यानी कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के f नॉट फोर्स से क्या किया गया है, खींचा गया है। ये जब भी यहाँ हो लेकिन फोर्स हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, और ये कहाँ पहुंचता है, ये इस पॉइंट पे पहुंचता है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आपसे कह रहा है एफ नॉट का वर्क डन निकालो, नॉर्मल का वर्क डन निकालो और mg का वर्क डन कैलकुलेट करो। प्यारे बच्चों फिर वही सवाल, एफ नॉट एक कांस्टेंट फोर्स है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमेशा फिक्स है, तो क्या फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट r से, तो क्या वर्क डन बाय एफ नॉट इज इक्वल्स टू सिंपली एफ नॉट इनटू r। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी की, तो क्या mg कहाँ लग रहा है, नीचे। क्या mg हमेशा फिक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यस सर। तो क्या mg जब ये यहाँ तक पहुंचेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, r हो जाएगा, यानी कि दिस इज mgr। और चूंकि mg और डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ से cos थीटा कितना होगा, cos 0 डिग्री होगा। सो इट इज व्हाट, इट इज mgr। क्या क्लियर है? और बात करते हैं प्यारे बच्चों नॉर्मल रिएक्शन की, तो दैट नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। तो इस सिचुएशन में दैट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू 0। क्या मेरी बात क्लियर है? और प्यारे बच्चों इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ चल रहे हैं, दैट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, आइए जरा समझते हैं। प्यारे बच्चों जब वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं, वेरिएबल फोर्स कौन से फोर्स होते हैं, वो वाले फोर्स जिनका डायरेक्शन बदल रही हो, जिनका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो। यानी कि से फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ यार फोर्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब क्या है, फोर्स यस सर एक्स के बढ़ने पर फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। और फॉर एग्जांपल एफ इज इक्वल्स टू माइनस एस, यस जो सेकंड फोर्स होता है वो भी कैसा फोर्स होता है, वेरिएबल फोर्स होता है। या सपोज कोई टी स्क्वायर, यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
तो ऐसे फोर्सेस क्या कहलाते हैं? अमूमन वेरिएबल फोर्स कहलाते हैं। इसके अलावा डायरेक्शन का चेंज होना भी एक तरह से वेरिएबल फोर्स ही कहलाता है, लेकिन अभी अपन थोड़ा सा उस पर रुक के चर्चा करेंगे। अभी केवल फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अगर प्यारे बच्चों कभी भी फोर्स क्या होता है? वेरिएबल, तो इसकी प्रोसेस है। सबसे पहला काम क्या कैलकुलेट कीजिए? DW। क्या कैलकुलेट कीजिए? DW। और DW के बाद W कैलकुलेट करने के लिए क्या कर लीजिए? इंटीग्रेशन ऑफ DW कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं, मैंने कहा कि प्यारे बच्चों एक m मास का ब्लॉक है, ओके, द मास ऑफ द ब्लॉक इज से 2 kg, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज से x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब ये है x इज इक्वल्स टू 0, ये कोई पोजीशन है, x इज इक्वल्स टू 2। अब मुझसे कह रहा है यार A से लेकर के B तक का वर्क कैलकुलेट कीजिए। तो कैलकुलेट A to B का वर्क। तो भावुक ना हो, कुछ लोग तो क्या करेंगे, सीधे F लिखेंगे, फिर क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे 2, और फोर्स इसकी डायरेक्शन से है cos 0 डिग्री, F की वैल्यू पुट कर दी x स्क्वायर इंटू 2, ये कितना हो गया 1, x को फिर 2 रख दिया, 2 स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। कृपया करके भावुक ना हो, Fs cos थीटा यहाँ पे लगने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स कैसा फोर्स है? एक वेरिएबल फोर्स है। तो कैसे करते हैं इन सवालों को सॉल्व? सबसे पहले क्या है बच्चों, DW इज इक्वल्स टू FdX लिखते हैं। क्या लिखते हैं? FdX। So this FdX is what? So this is simply x square dx. Okay. Now I want to calculate the work done. So मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। Wow, x square dx कहाँ से कहाँ तक मेरे बच्चों? 0 से लेकर के 2 तक। ओके, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर x क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 2 तक। तो प्यारे बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करके ये आ जाता है 1/3 और 2 की पावर 3 आ जाएगा 8। सो दैट वर्क डन इज एक्चुअली 8/3 जूल। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जब भी कभी फोर्स वेरिएबल हो तो प्लीज ध्यान रहे, Fs cos थीटा नहीं लगाना है। सबसे पहले क्या निकालना है? W और DW। सर DW, फिर क्या करना है? उसका क्या कर देना है प्यारे बच्चों? इंटीग्रेशन कर देना है। क्या मेरी बात क्लियर है? सो द आंसर इज व्हाट? 8/3 जूल। आइए करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों फिर एक वेरिएबल फोर्स के वर्क डन का क्वेश्चन, 2x + 1 एक वेरिएबल फोर्स है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन है W DW। पहले क्या करेंगे? DW। ओके, द डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, सो दिस इज सिंपली FdX cos 0। F कितना आ गया? दिस इज सिंपली 2x + 1 into dx। सो द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज व्हाट? दिस इज इंटीग्रल ऑफ दिस, यानी कि 2x + 1 into dx। यार बच्चों उसको दो भागों में ब्रेक कर सकते हैं आप। कैसे? बाय इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू यस इंटीग्रल 2 x क्या आ गया dx और प्लस इंटीग्रल dx। क्लियर है भाई? और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 तक और 0 से 2। प्यारे बच्चों 2x dx का होगा x स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से dx, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? 1 का मतलब x की पावर 0 dx कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 तक और ये आ जाएगा x। तो इसका मतलब 2x स्क्वायर बाई 2 0 से लेके कहाँ तक? 2 तक और ये आ जाएगा प्यारे बच्चों x 0 से लेके कहाँ तक? 2 तक। 2 से कुछ छुड़ना, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2। सो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 6 जूल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछा गया, मैं आपको बता दूं, चाहे नीट हो चाहे जेईई मेंस हो, इसलिए प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। प्यारे बच्चों फोर्स इस बार किसका फंक्शन है? टाइम का। टाइम का फंक्शन मतलब किस पे डिपेंड करता है? टाइम के ऊपर। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स क्या कर रही है? बढ़ रही है। तो अगर ऐसी कोई चीज होती है तो इसका मतलब कांस्टेंट है वेरिएबल, सर इसका मतलब वेरिएबल। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आइए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। कब? जबकि 0 से लेकर के 2 सेकंड तक। और क्वेश्चन में दिया गया कि इनिशियली बॉडी क्या थी? रेस्ट पर थी। तो प्यारे बच्चों उसको सॉल्व करने के दो मेथड है। आइए सबसे पहले मेथड 1 पे चर्चा करते हैं। मैं जानता हूँ सबसे पहले WDW से DW। तो DW क्या होगा? सर ये FdX होगा। क्या होगा बेटे? FdX cos 0। तो मैं जानता हूँ एक ही डायरेक्शन में है। F की वैल्यू कितनी रख दी गई है बेटे? t स्क्वायर और t स्क्वायर के साथ आ गया dx। तो क्या वर्क डन के लिए इंटीग्रेट कर सकता हूँ जिससे, तो इट वुड बी t स्क्वायर dx। रुके, भावुक ना हो,
कुछ बच्चों तो खटाक से t³/3 कर देंगे। प्लीज ध्यान दीजिए, ऐसे इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, dx। तो या तो x को t में कन्वर्ट करिए, t को किस में कन्वर्ट कीजिए, x में कन्वर्ट आपको करना होगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए प्लीज ध्यान दें बेटे, dt से मल्टीप्लाई करता हूँ और dt से डिवाइड कर देता हूँ। dx/dt को सब बच्चे जानते हैं, वेलोसिटी लिख सकता हूँ। सो नाउ दिस प्रॉब्लम इज इंटीग्रल यस क्या t²v dt। क्या क्लियर है? अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन किसके टर्म में आ जाएगा, टाइम के। क्योंकि यहाँ ये संभव ही नहीं था, इसका साकी नाका ही ना होता, क्योंकि ये t था और ये क्या था, x। तो x को t में बदला है, t को x में। जब तक ये एक फॉर्म में नहीं होगी तब तक ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। प्यारे बच्चों मुझे चाहिए v। मैं जानता हूँ फोर्स मुझे गिवन है कितना, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू t²। क्या प्यारे बच्चों इसका मतलब दैट m इज इक्वल्स टू t², 1 kg का ब्लॉक। सो क्या a इज इक्वल्स टू t², a से भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ, यस सर। क्या dv/dt इज इक्वल्स टू t²। तो प्यारे बच्चों v कम्स आउट टू बी t²/3 जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और चूंकि रेस्ट पर था इनिशियली तो इसलिए जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो v की वैल्यू आ जाएगी t³/3। जानने के लिए काइनेमेटिक्स आप जानते हैं, पढ़ें देखें तो आपको पता लग जाएगा कैसे इसको सॉल्व किया गया है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहाँ से मेरे पास v की वैल्यू आ गई है। तो नाउ द वर्क डन इज सिंपली t²। v की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों, सर ये आ गया t³/3 इंटू मेरे पास आ गया dt, यानी कि इंटीग्रल t⁵/3 dt। वाओ, 0 से लेके कहाँ तक, 2 तक कैलकुलेट करना है, टाइम की लिमिट है। आइए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। प्यारे बच्चों 1/3 क्या आ गया बाहर। अब बचा t⁴ को लिख सकता हूँ 6/6। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 तक। तो क्या ये मेरे पास आ गया प्यारे बच्चों 18 और ये मेरे पास आ गया 2⁶। क्या मेरी बात क्लियर है? और 2⁶ कितना होता है सर, 2⁶ होता है 32। कितना, 32। तो ये आ गया 32/18। 2⁶ होता है 64, तो ये आ गया 64/18 जूल। क्या क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। कब? जबकि आपको फोर्स किसका फंक्शन दिया हो प्यारे बच्चों, टाइम का फंक्शन दिया हो। तो थोड़ी मेहनत है, लेकिन आप ध्यान रखें इस सिचुएशन में कभी भी डायरेक्ट fdx नहीं लगाते, बल्कि क्या करते हैं, इंटीग्रल fv dt का प्रयोग करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसे प्यारे बच्चों इसका जो मेथड 2 है, एक्चुअल में वैसे तो हम इसको पढ़ते हैं आगे वर्क एनर्जी थ्योरम में, लेकिन मैं फिर भी आपको यहीं पे ब्रीफ कर दूं दैट वर्क डन बाय f इज सिंपली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv²। सो दैट इज ½ mv फाइनल स्क्वायर माइनस ½ mv इनिशियल का स्क्वायर। प्यारे बच्चों मास कितना है बॉडी का, 1 kg। तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं, ये कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। चूंकि बॉडी रेस्ट पर थी तो ये तो क्या हो गया 0। v कितना है, t³/3। तो जो v की वैल्यू कितनी आई, t³/3 आई। तो बेटे 2 सेकंड पर जो वेलोसिटी होगी क्या वो 2³ by 3 हो जाएगी। यस सर, 2³ क्या होता है प्यारे बच्चों, सर ये होता है 8/3। तो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करके देखूंगा, ½ × 8/3 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर 8/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा 1/2 × 64/9 दैट इज 64/18। कितने? तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। आपको सीधे सीधे फोर्स से क्या निकालनी है, सीधे सीधे फोर्स से वेलोसिटी निकालिए और वेलोसिटी निकाल करके फाइनल वेलोसिटी निकाल दीजिए और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्ट वर्क डन क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सवाल है, कई बार पूछा गया है। आइए जरा ध्यान से देखें। When a rubber band is stretched by a distance x, it exerts a restoring force of magnitude f is equals to ax plus bx का स्क्वायर। A and B are the constants, okay, यानी कि ये constants हैं। आपसे कह रहा है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड बाय लेंथ L, यानी कि आपको कह रहा है कि L लेंथ स्ट्रेच करने में वर्क डन क्या कीजिए, कैलकुलेट। बहुत आसान सा सवाल है। टेल मी, ये फोर्स वेरिएबल है, कांस्टेंट सर, इट इज A
वेरिएबल फोर्स, कह रहे बच्चों वेरिएबल फोर्स है तो बताइए W या DW। सर W निकालेंगे सबसे पहले, यानी कि प्यारे बच्चों समझिए कहानी बहुत सिंपल सी है, यानी कि ये रबर टाइप्स है कोई बॉडी और इस पर एक फोर्स लग रही है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है प्यारे बच्चों AX प्लस BX का स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सब बच्चे जानते हैं DW इज इक्वल्स टू F के साथ DX, यानी कि इट इज AX प्लस BX स्क्वायर के साथ DX। तो प्यारे बच्चों DW आ गया, W के लिए क्या कर सकता हूँ सर, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या AX प्लस BX स्क्वायर DX, इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं किस तरह से, AX DX प्लस BX स्क्वायर DX, और लिमिट कहां से कहां तक प्यारे बच्चों, कहां तक स्ट्रेच करना है इसको, बाई L, यानी कि 0 से लेकर के L तक, और 0 से लेकर कहां तक L तक। जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करके द वैल्यू कम्स आउट टू बी AL स्क्वायर बाई 2, यहाँ से x का आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से L तक, b बाहर आ जाएगा x क्यूब बाई 3, AL क्यूब b L क्यूब बाई 3। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सर कौन सा ऑप्शन आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि AL स्क्वायर बाई 2 प्लस BL स्क्वायर क्यूब बाई 3 से मैं कह सकता हूँ दैट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, आइए करते हैं अगला सवाल। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं वर्क डन बाय किसकी, स्प्रिंग फोर्स की। जानी ये चाकू है, लग जाए तो खून निकल आता है, बच्चों का खेल नहीं। खैर मेरे कहने का मतलब केवल इतना सा है कि स्प्रिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसका वर्क डन निकालते समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं स्प्रिंग फोर्स से डर लगता है। ये मैं आपको बता दूं, अगर आप इस टेक्निक को आज समझ जाएंगे तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकालना आपने चुटकियों का खेल होगा, और स्प्रिंग फोर्स का आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों पहले समझते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। पहली बात तो जैसे स्प्रिंग फोर्स वर्ड आया तो क्या मैं जानता हूँ F इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस KX होता है। X इज व्हाट, दैट X इज बेसिकली दैट X इज व्हाट, इलोंगेशन और कंप्रेशन। लेकिन कहां से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रॉम नेचुरल। एक्स होता है प्यारे बच्चों, ये एक्स हमेशा कहां से लिखा जाता है, नेचुरल लेंथ से। अब ये बताइए क्या है फोर्स, एक वेरिएबल फोर्स है, यस सर। तो क्या W या DW, सर पहले DW, और क्या DW के बाद इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन अपने को इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रैश कोर्स है प्यारे बच्चों, समय हमारे पास कम है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया टेक्निक बताता हूँ कि कैसे आप स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ना कभी साइन की प्रॉब्लम होगी, ना कभी मैग्नीट्यूड में दिक्कत होगी, आपका सीधे सीधे आंसर आएगा। आइए उसको फटाफट से समझने की कोशिश करें। तो प्यारे बच्चों मैंने सबसे पहले कहा कि ये एक स्प्रिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। मानक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है कि ये इसकी पोजीशन है जो कि नेचुरल लेंथ पर है। ये कोई बी पोजीशन जिसमें इसमें इलोंगेशन x1 है। कितना इलोंगेशन है, x1। यहाँ पे इलोंगेशन कितना है, x2। नहीं सर, x1 प्लस x2, दैट ऑलवेज कंसीडर्ड फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। यानी कि जब आपसे इलोंगेशन पूछा जाएगा तो इलोंगेशन x2 नहीं बल्कि x1 से x1 प्लस x2। तो प्यारे बच्चों सबसे अच्छा तरीका होता है यहाँ पर यूए पर जो भी हम क्या करेंगे, एक्चुअली इसको लिखने का तरीका समझते हैं। यूए पे क्या लिखो, नेचुरल लेंथ पे 0 लिखो, बी पर लिखो हाफ के x1 का स्क्वायर, सी पर लिखो हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर x2 नहीं लिखना है, टोटल कहां से लिखना है, नेचुरल लेंथ से। तो हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर, और हमेशा कमाल की बात है पॉजिटिव। सर अगर यहाँ पे कोई पोजीशन हुई, मान लीजिए कोई पोजीशन दी, और प्यारे बच्चों ये कितना हुआ x3, तो भैया यहाँ पे लिखिए हाफ के x3 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? और हमेशा कैसा साइन लगाना है, हमेशा पॉजिटिव लिखना है। ये लिखने की टेक्निक है कि ये तो आपको लिखना ही लिखना होगा। अब मुझसे कह रहा है यार A से B तक का वर्क डन निकालो। कहां से कहां तक का, A से B तक का। तो जब आप A से B तक का वर्क डन लिखेंगे, किसका, A से B तक का वर्क डन लिखेंगे, तो पहली बात तो ये समझिए, जब आप A से B ले जा रहे हैं तो क्या ये प्यारे बच्चों एक्सटर्नल फोर्स है, तो क्या ये प्यारे बच्चों FSP लगेगा। क्या FSP इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो आप ध्यान रखें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट है तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होते हैं तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए स्प्रिंग का जो वर्क डन होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके।
तो प्यारे बच्चों, मैं इसको कहां से कहां लाया, ए से बी तक लाया, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा जिसके एवज में एक एफएसपी इधर की तरफ लग रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इधर। तो ए से बी तक का वर्डन लिखना। अब ए से बी तक का वर्डन लिखना है। ए पे आपने क्या लिखा था, ए पे लिखा है सर 0। ये जो ए टू बी है इसको माइनस साइन मान लेते हैं, सीधे से माइनस, और फिर लिख देते हैं हाफ के x1 स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, ए से बी तक का वर्डन कितना आ गया, ये आ गया माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर। है ना कमाल की टेक्निक। सबसे पहला काम, नेचुरल लेंथ पर क्या लिखिए 0, बी पर लिखिए हाफ के x1 स्क्वायर पॉजिटिव, सी पर लिखिए हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, किसी पोजीशन डी पर लिखिए हाफ के x3 का स्क्वायर, और सारे के सारे क्या लिखिए पॉजिटिव, अपने को नेगेटिव नहीं लिखना है। अब इसके बाद मुझे लिखना है बच्चों वर्क डन। कहां से कहां तक का, सर मैं लिखना चाहता हूं बी से सी तक का वर्क डन। कहां से कहां तक का, बी से सी तक का। अब बी पर बताओ सर, बी पर है हाफ के x1 का स्क्वायर। यहाँ पे कैसा दिख रहा है, 2 को मतलब माइनस साइन लगा सकता हूँ, यहाँ माइनस लगा दो। सी पे कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। विश्वास कीजिए जिंदगी जो है ना गुलजार होने वाली है। अगर ये स्प्रिंग फोर्स का डर खत्म हो गया ना, तो आप भी कहना सर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हुए मजा आ गया। आओ प्यारे बच्चों बात करते हैं, ये कहां से कहां तक का वर्क डन था, ये वर्क डन था बी से सी तक का। अब आपका जहां से जहां का मन करे वहां से वहां तक का वर्क डन आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम सी टू डी। कहां तक का, सी टू डी। तो सी से डी तक का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। कहां से, तो सी पे लिखिए सबसे पहला काम। सी पर सर हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, और डी पर क्या है सर, ये हमेशा नेचुरल लेंथ से ये 2 का मतलब कैसा साइन लगा सकता हूं, माइनस हाफ के x3 का स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है। अब तो बल्ले बल्ले है जी, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। सबसे पहला काम फिर एक बार बता रहा हूं, किस स्प्रिंग के लिए नेचुरल लेंथ पर क्या लिखेंगे 0, जितना इलोंगेशन होगा। सपोज यहाँ कितना है x1 के लिए हाफ के x1 स्क्वायर, यहाँ पर क्या है इतना, तो टोटल कितना हुआ x1 प्लस x2 से हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। जब मैं d पर पहुंचता हूँ नेचुरल लेंथ से, तो प्यारे बच्चों ये हो गया कितना, हाफ के x3 का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, वर्क डन लिखूंगा a टू b। इसका फायदा उठाइए, इसको क्या मान के चलिए माइनस साइन। तो ये मेरे पास हुआ WA कितना है 0, बी पे कितना आ रहा है इतना, तो ये मेरे पास वर्क डन आ जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स में भी नेगेटिव, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स में भी पॉजिटिव। मान लीजिए पॉजिटिव केस का एग्जांपल लेते हैं, नेगेटिव तो सबको समझ में आता ही है। दोनों एग्जांपल समझते हैं। जब आप किसी स्प्रिंग को इसकी नेचुरल लेंथ से आगे की तरफ खींचते हैं, यानी कि आप स्प्रिंग को खींच करके इधर ले गए, तो क्या प्यारे बच्चों ये कौन सा फोर्स था, एक्सटर्नल। तो क्या एफएसपी इधर लगा है, यस सर। तो क्या इट इज द एग्जांपल ऑफ व्हिच काइंड ऑफ वर्क डन, इट इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क डन। लेकिन अगर कोई स्प्रिंग, प्यारे बच्चों ये नेचुरल लेंथ है, यानी कि स्प्रिंग इलोंगेटेड है, अगर आपने इलोंगेटेड स्टेट से स्प्रिंग को रिलीज किया, तो बताइए क्या स्प्रिंग इधर आ रहा है, यस सर। तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, क्या बेटे फोर्स भी अब एफएसपी इधर ही लग रहा होगा, तो इस केस में इसका वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन केवल नेगेटिव नहीं होता, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आइए कम से कम इस पे 2 से 3 सवाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके सामने हम लोग देख रहे हैं, स्प्रिंग है जो कि अपनी नेचुरल लेंथ पर है, मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 100 न्यूटन पर मीटर। आपसे कह रहा है वर्क डन टू स्ट्रेच द स्प्रिंग फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0 से, यानी कि यहाँ लिखा है साफ साफ कि x इज फ्रॉम नेचुरल लेंथ, तो x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने में वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा पार्ट करें कि स्प्रिंग इज फर्दर स्ट्रेच्ड बाय 1 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर तो खींच चुके, उसके बाद 1 सेंटीमीटर और खींचे, तो आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक ले जाने में वर्क डन क्या कीजिए, कैलकुलेट। तो प्यारे बच्चों डायग्राम आपको दिखाई दे ही रहा है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम, यस इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों इस तरह से कुछ ब्रेक कर लेते हैं। ये x इज इक्वल्स टू 0 है, प्यारे बच्चों ये x इज इक्वल्स टू से 2 सेंटीमीटर है, से ये x इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर है।
प्यारे बच्चों एक्स कहाँ से लिखा गया है, एक्स हमेशा लिखा गया है नेचुरल लेंथ से। ये आपकी सिचुएशन ए, सर ये बी और ये क्या हो गई सी। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हुआ के। तो सबसे पहले आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन, कहां से कहां तक सर, 0 से x इज इक्वल्स टू, यानी कि a से लेके कहां तक b तक। सर ने क्या तरीका बताया था, सर ने सबसे पहला तरीका बताया था यहाँ पर क्या लिख सकता हूं सर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, सर ने क्या तरीका बताया था, सर ने एक तरीका बताया था कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सबसे पहले प्यारे बच्चों हाफ के इंटू 0 का स्क्वायर, यहाँ लिख सकता हूँ हाफ के इंटू 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों हाफ इंटू के इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। ओके, ये तो अपने को लिखना ही लिखना है और हमेशा पॉजिटिव लिखना है। अब बहुत आसान है, जैसे ए से बी तक का वर्क डन पूछा है, यहाँ बीच में क्या लगाना है, ये 2 के लिए माइनस साइन का यूज करेंगे। तो सर ये मेरे पास कितना आएगा 0 माइनस क्या प्यारे बच्चों हाफ इंटू क्या 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, और यहाँ से मैं जानता हूँ माइनस हाफ। प्यारे बच्चों के की वैल्यू है 100 यानी कि दिस इज 100, दिस इज 4 इंटू 10 टू द पावर -4 से ये मेरे पास आ गया है ये 2, ये छम्मा यानी कि -2 आ जाएगा। तो दिस इज -2 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल का वर्क। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मुझसे कह रहे हैं कैलकुलेट द वर्क डन टू फर्दर इलोंगेट, यहाँ से यहाँ तक यानी कि इस 1 सेंटीमीटर तक खींचने में वर्क डन कैलकुलेट करो, यानी कि 1 सेंटीमीटर और खींचा है तो 2 से 3 सेंटीमीटर का वर्क डन क्या करना है कैलकुलेट। तो जब वर्क डन कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, बी से सी तक का, तो पहले बी पर क्या लिख सकता हूँ हाफ इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, ये कैसा साइन लगा दूंगा माइनस। जब सी की बात करूंगा तो ये आ जाएगा हाफ के इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? के यहाँ से क्या कर सकता हूँ, बाहर लिख सकता हूँ के बाई 2 कॉमन आ गया, ये मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -4, और ये मेरे पास आ जाएगा -9 इंटू 10 टू द पावर -4। प्यारे बच्चों के कितना गिवन है 100 यानी कि ये आ जाएगा 50, दिस इज 50, और यहाँ से ये मेरे पास आ जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 5, और कैसा साइन माइनस का साइन, तो ये मेरे पास यहाँ से आ जाएगा -3, तो इट कम्स आउट टू बी 5 जब 25 -25 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल आंसर आ जाएगा। तो कहने के मायने ये है कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जब फार्मूला याद करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फार्मूले में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए आप क्या करें, सीधे सीधे प्यारे बच्चों इस वाले मेथड को अप्लाई करेंगे तो आपका कभी आंसर गलत नहीं आएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ जितने भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ सारे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आइए कनेक्ट करते हैं। एक स्प्रिंग S1, दूसरा स्प्रिंग S2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। क्वेश्चन में दिया है K1 बड़ा है किससे, K2 से, यानी कि इस वाले स्प्रिंग की स्टिफनेस ज्यादा है इस वाले स्प्रिंग के मुकाबले। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कह रहा है इफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग बाई सेम अमाउंट x, यानी कि आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को भी x खींचा और इस स्प्रिंग को भी क्या खींचा, x खींचा, यही तो कह रहा है। और वर्क डन क्या है, W1 और W2 है। तो आपसे पूछा है W1 और W2 में रिलेशन बताइए, ये आपको सिंपल कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों मैं W1 W2 एक्चुअली वर्क डन के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो सर मैं जानता हूँ बहुत बेसिक सा काम है, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन नेचुरल लेंथ से आप खींचते तो कितना होता है मैग्नीट्यूड, हाफ के x का स्क्वायर। क्लियर है? जब ये हाफ के x स्क्वायर होगा तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या है, सेम। इसका मतलब जब x सेम है तो ये कांस्टेंट हुआ, ये कांस्टेंट हुआ तो क्या W प्रोपोर्शनल टू k हुआ, यानी कि जिसका k ज्यादा उसका वर्क ज्यादा, जिसका k कम उसका वर्क कम। तो जरा बताओ k किसका ज्यादा, सर k तो 1 का ज्यादा, तो इसका मतलब वर्क डन भी किसका ज्यादा, क्या वर्क डन भी 1 का ज्यादा, यस सर। तो W1 ग्रेटर देन क्या हुआ, W2। क्लियर है? दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है बाई सेम फोर्स F, यानी कि ये सब जुगा तो ये वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग बाई सेम अमाउंट सेम फोर्स। इस बार दोनों पर क्या किया,
दोनों स्प्रिंग पर हमने सेम फोर्स लगाया। इस पर भी कितना फोर्स लगाया, F, इस पे भी कितना फोर्स लगाया, F। इस बार F क्या है, सेम। चूंकि K अलग अलग है, K क्या है, अलग अलग, तो इसका मतलब X क्या होगा, डिफरेंट होंगे। तो थोड़ा सा इस फॉर्मूले को आपको मॉडिफाई करना होगा। आपका फॉर्मूला है W = ½ kx²। क्या मेरी बात क्लियर है मेरे बच्चों? तो इसमें से चूंकि X डिफरेंट है तो X को फोर्स के टर्म में लाइए, क्योंकि यहाँ पर हमें किसको कांस्टेंट रखना है, फोर्स को कांस्टेंट रखना है। तो मैंने क्या किया, ½ kx² में K से मल्टीप्लाई कर दिया और K से डिवाइड कर दिया। ओके, ये इसके साथ चला गया, kx का होल स्क्वायर हो गया। प्यारे बच्चों, स्प्रिंग फोर्स बन गया F, यानी कि F², और ये आ गया 2k। अब मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि W = F²/2k। प्यारे बच्चों को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या F क्या है इस बार, सेम, यानी कि दोनों केस में F कांस्टेंट है। तो क्या वर्क डन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, और अगर वर्क डन K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब जिसका K ज्यादा उसका वर्क डन कम, और जिसका K कम उसका वर्क डन ज्यादा। तो K किसका ज्यादा, 1 का, K किसका कम, 2 का। तो वर्क डन इसका मतलब 1 का कम हो जाएगा और 2 का क्या होगा, ज्यादा। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और प्लीज इस बात पे विशेष ध्यान दें कि एक बार x सेम है और एक बार क्या है, फोर्स सेम है। जब x सेम होता है तो w प्रोपोर्शनल टू क्या यूज करते हैं, k, और जब प्यारे बच्चों फोर्स सेम होता है तो यूज करते हैं w = इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन और बन सकता है प्यारे बच्चों, अगर x सेम है तो W1/W2 बराबर क्या आ जाएगा, K1/K2। और जब क्या सेम है, फोर्स सेम है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं W1/W2 = K2/K1। इसलिए प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन में x सेम है या क्वेश्चन में फोर्स सेम है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये बेसिकली आप जानते हैं वर्क डन का मतलब इंटीग्रल f/dx, और f/dx का दूसरा मतलब होता है एरिया अंडर fx ग्राफ, यानी कि fx ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो आपको क्या देता है, वर्क डन। तो ये f और ये क्या है प्यारे बच्चों, x। तो ये वाला जो एरिया है ये पॉजिटिव वर्क डन देगा और ये वाला एरिया क्या देगा, नेगेटिव वर्क डन। एरिया आपको कैलकुलेट करना आता ही है, इसका साइन पॉजिटिव और इसका साइन नेगेटिव। तो अगर आपसे टोटल वर्क डन पूछ दे तो क्या करेंगे, A1 - A2 से आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये फोर्स वर्सेस x का ग्राफ दिया है, दिस इज x = 0, x = 1 एंड x = 2 पर एक प्लॉट आपके सामने है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम 0 = 2। प्यारे बच्चों, 0 से लेकर के 2 तक क्या कैलकुलेट कीजिए, इस वाले फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। तो क्या इसका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकालेंगे, काम हो जाएगा। यस सर। तो क्या ये वाला जो एरिया होगा इसको A1 और इसको क्या कहूँ प्यारे बच्चों, A2 कहूँ। तो सबसे पहले A1 को अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो दिस A1 = क्या दिस इंटू दिस, यस सर, 2 × 1। और A2 के लिए लिखना चाहूँ तो दिस A2 = क्या बेटे, हाफ। ट्राइंगल का जो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि मतलब हाइट कितनी हो गई यहाँ से 2, यानी कि दिस कम्स आउट टू बी 1। क्या क्लियर है? सो दिस A1 is 2, this is 1 3, so the net work done in this situation comes out to be that work done is equals to sir 3 joules। क्लियर है? अब प्यारे बच्चों इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 4 तक। ध्यान से भावुक ना हो, 0 से 4 नहीं पूछ रहा है, 1 से 4 पूछ रहा है। जब 1 से 4 पूछ रहा है तो इसका मतलब कौन सा है, ये चाहिए और ये मुझे क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। प्यारे बच्चों ये A1 है, ये A2 है, ये क्या है, A3। अब एक काम करते हैं, A1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ A1 इज व्हाट सर, दिस इज दिस इनटू दिस, दैट इज 1 into 10, that is 10। फिर बात करते हैं इस A2 की, that A2 is equals to base into height, हाफ ट्राइंगल के लिए। तो बेस कितना हो गया, this is 1, हाइट कितनी आ गई 10, यानी कि this is 5। और फिर इस वाले की बात करें A3 जो कि नेगेटिव होगा, so that A3 is equals to हाफ into बेस कितना हुआ 1, हाइट कितनी हुई 10, this is 5, okay, but this would be actually what, negative। So the net work done is what, A1 plus A2 minus A3। प्यारे बच्चों A1 कितना है 10, A2 कितना है मेरे पास सर 5, और A3 कितना है यहाँ से सर, this A3 is -5, okay। So this comes out to be 10 joule।
तो आपसे जित भी रीजन का एरिया पूछे आप ऑटोमेटिकली एरिया क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे 0 से 1 का वर्क डन पूछ ले तो 0 से वर्क डन के लिए ये वाला एरिया कैलकुलेट कीजिए। इसलिए किसी भी एफएक्स ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमेशा क्या देता है प्यारे बच्चों, वर्क डन देता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एफ वर्सेस एक्स, एफ वर्सेस टी नहीं, आगे जाके एफ वर्सेस टी भी स्टडी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं एफ वर्सेस एक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, वर्क डन कैन बी आल्सो कैलकुलेटेड यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में आप सभी को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि जो i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? और i डॉट j, j डॉट i और k डॉट इस सब का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो अगर मान लीजिए फोर्स आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हो, ij के फॉर्म में दिया हो, fx i कैप, fy j कैप, fz k कैप एंड द डिस्प्लेसमेंट इज dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप, तो प्यारे बच्चों जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन इज f डॉट ds। f डॉट ds में बहुत अच्छा तरीका होता है, जैसे चाइनीज लैंग्वेज पढ़ते हैं ऐसे। ओके, हालांकि चाइनीज का नाम ही लेना डिफिकल्ट काम है, लेकिन ऐसे, यानी कि इसका मतलब ऐसे आप इनका मल्टीप्लिकेशन करें, fx dx। क्लियर है? fx dx, i डॉट i 1, fy dy यानी कि ये आ जाएगा और fz dz से ये आ जाएगा। और चूंकि क्या है w dw, सर ये dw है और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टोटल वर्क डन। सो दैट टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। प्यारे बच्चों, ये x एक्सिस है तो लिमिट किसकी आएगी, x की। ये y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है तो लिमिट किसकी आएगी, y की। और ये z के अलोंग है तो लिमिट किसकी आएगी, z की। ऐसे में क्या कर सकता हूँ, वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्यारे बच्चों। मुझसे कहा गया कि फोर्सेस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो सबसे पहला काम प्यारे बच्चों ये वाला क्या हुआ, सर दिस इज fx, दिस इज fy, दिस इज fz, यानी कि fx, fy और fz मेरे पास आ गए हैं। पॉइंट है A 1 1 1 से कहा जा रहे हैं B 2 2 2 पर, यानी कि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी कि x1 y1 z1 से कहा जा रहे हैं x2 y2 z2 पर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो x1 y1 z1 से x2 y2 z2 तक का वर्क डन कैलकुलेट करना है। A से B तक का वर्क डन निकालिए। मैं जानता हूं A से B तक का जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन फ्रॉम A टू B, प्यारे बच्चों इंटीग्रल कैसे लिख सकता हूं, सर इसको लिख सकता हूं fx dx fy dy और प्यारे बच्चों fz dz। क्लियर है? और लिमिट कहां से कहां तक, x1 से x2 y1 से y2 z1 से z2। तो प्यारे बच्चों ये x1 है तो ये क्या है, x2 यानी कि 1 से लेकर के 2 तक, फिर ये y1 यानी कि फिर 1 से लेकर के 2 तक, फिर 1 से लेकर के कहां तक, 2 तक। अब बात करते हैं fx। fx कितना है सर, fx इज 2 dx। है बच्चों यहाँ कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 2 तक। fy कितना है मेरे पास, 3 dy, क्या 1 से लेकर के 2 तक। और fz मेरे पास क्या है, दिस इज 4 1 से लेकर के। क्या मेरी बात क्लियर है? बस प्यारे बच्चों 2 तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन होता है x, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 2 तक। और फिर 3 dy का क्या आ जाएगा, y 1 से 2 और ये मेरे पास आ जाएगा 4 dz का हो जाएगा z 1 से लेकर के कहां तक, 2 तक। अब इस इंटीग्रेशन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा, हाँ जी 2, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 4, 2 माइनस 1। क्लियर है? यानी कि इट कैन बी 2 प्लस 3 और प्लस 4, यानी कि द टोटल इज 9 जूल इज द आंसर। प्यारे बच्चों वैसे तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे। आप यहाँ से इसका जो मेथड 2 था वो मेथड 2 में क्या कर सकते थे, आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते थे। यानी कि दिस डेल्टा आर वेक्टर क्या आ जाता, 2 माइनस 1 कितना आ जाता, यस आई कैप 2 माइनस 1 प्लस जे कैप और प्लस 2 माइनस 1 यानी कि के। क्या क्लियर है? फोर्स वेक्टर आपको कितना दिया था, फोर्स वेक्टर आपको दिया था सर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और बिना इंटीग्रेशन के डायरेक्ट आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते थे, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 और आंसर कितना आ जाता, 5 जूल। लेकिन प्यारे बच्चों ये जो तरीका है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ये एक स्टैंडर्ड और जनरल मेथड है। कैसा मेथड है, जनरल। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये अप्लाई होगा ही होगा, लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है तो भी अप्लाई होगा। जबकि वेरिएबल फोर्स में आप इस वाले मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। दिस मेथड इज ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स। मेरी बात क्लियर है?
तो ये केवल कांस्टेंट फोर्स के लिए वैलिड है, जबकि ये कांस्टेंट वेरिएबल हर जगह ये वाला फार्मूला प्यारे बच्चों क्या है, एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप कभी वर्क डन आईजे के फॉर्मेट में सॉल्व करें, आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हो, तो आप सीधे सीधे इसी वाले फॉर्मूले को यूज करें। थोड़ा सा शुरू में दिक्कत हो सकती है, लेकिन यही वन ऑफ द बेस्ट मेथड है वर्क डन कैलकुलेट करने का, जबकि आपको आईजेके में फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट गिवन हो। आइए करते हैं अगला सवाल। द फोर्स इज गिवन बाय दिस, और आपसे कह रहा है कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो प्यारे बच्चों ये क्या हुआ सर, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये बेटे fx fy, और ये क्या हुआ fz। मुझे कैलकुलेट करना है वर्क डन, सो दैट वर्क डन इज सिंपली यस fx के साथ dx, यानी कि x स्क्वायर dx, ये मेरे पास y के साथ प्यारे बच्चों dy, और z क्यूब के साथ क्या आ जाएगा dz। लिमिट रखिए x की लिमिट 0 से लेके कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक, दूसरा प्यारे बच्चों 1 से लेकर के फिर 2 तक, और दूसरा 2 से लेकर के कहाँ तक 2 तक। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। x स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब बाई 3, 0 से लेकर के 2 तक। प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 जी 1 से लेकर के 2 तक, और ये हो जाएगा z की पावर 4 बाई 4 2 से लेकर के कहाँ तक 2 तक। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। प्यारे बच्चों 1/3 आ गया, यह आ गया 2 की पावर 3 -0, फिर इसको लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों 1/2, यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और 1/4 2 की पावर 4 -2 की पावर 4। ये तो हो गया छम्मा छम्मा। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 1/2 2 की पावर यानी कि 4 -1 यानी कि कितना आ जाएगा 3। सो इट कम्स आउट टू बी 8/3 प्लस 3/2 से इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं, फोर्स वेरिएबल हो या फोर्स क्या हो कांस्टेंट, दोनों के दोनों केस में ही वर्क डन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए करते हैं इस पे एक अगला सवाल। तो प्यारे बच्चों फिर एक फोर्स आपको गिवन है, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। फाइनल प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम मैं आपसे करा रहा हूँ। यस प्यारे बच्चों ये क्या हुआ सर, x1 y1 और z1, ये x2 y2 और z2। कैलकुलेट करना है कहाँ से कहाँ तक का वर्क डन, a से b तक का वर्क डन। सो दैट वर्क डन फ्रॉम a to b इज इंटीग्रल, हाँ प्यारे बच्चों fx dx, fy के साथ dy, और fz के साथ क्या आ जाएगा dz आ जाएगा। और यहाँ पर लिमिट क्या होगी सर 1 से लेकर के दिस इज -1, प्यारे बच्चों 1 से लेकर के -2, और ये 1 से लेकर के -3 तक। क्या क्लियर है? अब बात करते हैं वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। यस fx आ जाएगा मेरे पास x, दिस इज fx, दिस इज fy एंड दिस इज fz। सो इट वुड बी यस x के साथ dx, फिर y स्क्वायर के साथ dy, और फिर z के साथ dz। ओके, और प्यारे बच्चों 1 -1 1 -2 1 -3। क्या मेरी बात क्लियर है? आइए सॉल्व करते हैं a से b तक का वर्क डन। इट कम्स आउट टू बी x स्क्वायर बाई 2 1 से -1, इट कम्स आउट टू बी y क्यूब बाई 3 1 से -2, एंड इट विल बी z स्क्वायर बाई 2 और 2 -3। ओके, प्यारे बच्चों 1/2 बाहर आ गया, ये आ जाएगा पहले -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1/3, यस -2 की पावर 3 -1 की पावर 3, और यहाँ से आ जाएगा 1/2, यस -3 का स्क्वायर और -1। क्या मेरी बात क्लियर है? आप इसे सॉल्व कर लें, और सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं, आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब अब मुझे कभी भी आईजे के फॉर्म में फोर्स दिया हो, कभी भी मुझे कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हो, तो मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, वर्क डन प्यारे बच्चों कैलकुलेट कर सकता हूँ। आइए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं, इस एक क्वेश्चन में आप समझिए टोटल 8 सब क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। कितने क्वेश्चंस? 8 सब क्वेश्चंस। अगर आप इनके रिजल्ट याद रख लेंगे तो भी इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे सवाल आता है और कोशिश करते हैं आइए इसको समझने की। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला हेडिंग समझे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ओके, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसका मतलब हम लोग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें हेडिंग समझिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पर वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है,
पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ध्यान से समझिए, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी मे बी जीरो, मे बी पॉजिटिव एंड मे बी निगेटिव। यार जी स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब समझ में आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब बॉडी रेस्ट, रेस्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो इसका मतलब वर्क डन क्या हुआ जीरो। फिर ये पॉजिटिव और निगेटिव कहां से आगे सवाल ये आता है। आइए जरा ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, सबसे पहले का बात जब हम करते हैं जीरो की तो फील आती है अगर ये कोई ब्लॉक किसी सरफेस पर रेस्ट पर रखा है, तो जब आप इसको किसी फोर्स एफ से क्या करते हैं, खींच रहे हैं, जब आप इसे एफ से खींचेंगे तो क्या इस सिचुएशन में इस ब्लॉक पर क्या प्यारे बच्चों एक स्टैटिक फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा होगा, यस सर। लेकिन जब बॉडी रेस्ट पर है, मूव कर नहीं रहा, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो इसका वर्क डन कितना हुआ, जीरो। यानी कि ये बात मुझे समझ में आती है। अब बात करते हैं वर्क डन पॉजिटिव कब होता है। प्यारे बच्चों ये सरफेस तो स्मूथ है, लेकिन इसके बीच में फ्रिक्शन कितना है, सफिशिएंट। फ्रिक्शन सफिशिएंट है एंड द बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। यानी कि अगर दोनों ब्लॉक कैसे चल रहे हैं, एक साथ साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो साथ साथ मूव करने की स्थिति में प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला ब्लॉक भी कहां जाएगा, आगे, ये वाला ब्लॉक भी कहां जाएगा, आगे। इसको आगे ले जाने वाला कौन, सर इसको आगे ले जाने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और नीचे वाले पर स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या लगेगी, पीछे की तरफ लगेगी। अगर आपने ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम पढ़ा होगा तो आप इस बात को समझिए कि नीचे वाला जो ब्लॉक है उस पर तो फ्रिक्शन कहां लग रहा है, पीछे। ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन क्या लग रहा है, आगे। तो जब ये सिस्टम थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर कहां जाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा, तो इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की सिचुएशन में, और अच्छे से डिटेल से समझाता हूं मैं आप लोगों को प्यारे बच्चों। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, इनके बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। यहाँ तो म्यू कितना है, जीरो। आपने इस पर कितना फोर्स लगाया है, अब एफ फोर्स लगाने से क्या वो ये खींच सकता है कि यहाँ पहुंच गया, क्लियर हो गई बात। तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो जरा बताओ इस ब्लॉक पर, नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन कहाँ लगा, सर नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगा पीछे, ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन कहाँ लगा, आगे, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, आगे। सोचो अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये नहीं रहता और ये नीचे से निकल जाता, तो इसका मतलब इसको आगे ले जाने वाला कौन है, फ्रिक्शन। और जब फ्रिक्शन इस पर आ गया तो इस पर फ्रिक्शन क्या है, पीछे। प्यारे बच्चों सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब नीचे वाले ब्लॉक को देखो, डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शन पीछे, तो इसका मतलब इस केस में फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट। इसका मतलब वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन हुआ निगेटिव। जबकि ऊपर वाले ब्लॉक को देखो, फ्रिक्शन भी आगे और क्या, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, यस सर। तो इसका मतलब इसका वर्क डन क्या हुआ, पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन होता है किस पर, किसी बॉडी पर, किसी बॉडी पर, ये हो सकता है पॉजिटिव, ये हो सकता है निगेटिव, और ये हो सकता है जीरो। क्या मेरी बात क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए सिस्टम। जब सिस्टम की बात कर रहे हैं तो जरा समझिए, जितना डिस्प्लेसमेंट इसका उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट इसका, दोनों ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम। लेकिन जरा सोचो, क्या नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन लग रहा है पीछे और ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन क्या लग रहा है, आगे। तो ऊपर वाले का वर्क डन हुआ पॉजिटिव, जबकि नीचे वाले का वर्क डन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शन पीछे, निगेटिव। और जितना फ्रिक्शन ऊपर वाले पर उतना ही फ्रिक्शन नीचे वाले पर, जितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाले का उतना ही डिस्प्लेसमेंट नीचे वाले का। तो क्या दोनों छम्मा छम्मा हो गए, यानी कि जितना फ्रिक्शन का वर्क डन इस पर हुआ ऊपर वाले पर, उतना ही फ्रिक्शन का वर्क डन का हुआ नीचे वाले पर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन किसी सिस्टम पर प्यारे बच्चों हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। कोई बात नहीं, समझ में आया तो ठीक है, समय कम है, क्रैश कोर्स है, वरना क्वेश्चन से मैं आपको समझाता, लेकिन आपको कम से कम इसका रिजल्ट अच्छे से याद रखना है प्यारे बच्चों कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी मे बी पॉजिटिव, मे बी जीरो एंड मे बी नेगेटिव। केवल जीरो नहीं होता, यानी कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे पहले किस पर, बॉडी पर, सर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। और क्या प्यारे बच्चों, सिस्टम पर दैट वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। क्या मेरी बात क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूँ वर्क डन बाय किसका, काइनेटिक फ्रिक्शन का। अब सुनो भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन भी पॉजिटिव हो सकता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन भी नेगेटिव हो सकता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो भी हो सकता है। अरे जीरो कैसे हो सकता है, जब काइनेटिक फ्रिक्शन तो तब लगता है जब बॉडी क्या करती है, डिस्प्लेस करती है,
अब आप कह रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या आ रहा है 0, ऐसा कैसे हो सकता है? प्यारे बच्चों इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि इस तरह का सिस्टम है, आप देख रहे हैं एक ऊपर ब्लॉक रखा है, एक नीचे रखा है। जब आप नीचे वाले ब्लॉक पर आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो इसके आगे की तरफ जाने की टेंडेंसी होगी, यस सर। जब ये फिसल के आगे जाएगा तो इस पर एफ के कहां लगेगा? पीछे। इस पर एफ के पीछे लगेगा तो ऊपर वाले ब्लॉक पर एफ के कहां लगेगा? आगे। लेकिन क्या ये स्ट्रिंग से बना हुआ है? अगर ये स्ट्रिंग से बना है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। जबकि इस पर फ्रिक्शन क्या लग रहा है? F के। तो इसका मतलब फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो क्या आ जाएगा? 0। यानी कि इसका मतलब इस वाले ब्लॉक पर काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या आ रहा है? 0। इसलिए किसी बॉडी पर काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है। क्या मेरी बात बेटे क्लियर है? पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। समझिए, अगर कोई बॉडी 20 स्पीड से इधर जा रही हो, उस पर F के इधर लग रहा हो, तो क्या डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शन इधर है? यस सर। तो क्या वर्क डन निगेटिव हो सकता है? यस हो सकता है। अब वर्क डन पॉजिटिव कैसे होगा? तो प्यारे बच्चों, वर्क डन के पॉजिटिव करने के लिए इस ब्लॉक के ऊपर जब ये वाला ब्लॉक क्या करेगा? मूव करता है। तो मूव करने में ये आगे जा रहा है, इस पर फ्रिक्शन क्या लग रहा है? अगर स्लीपिंग हुई पीछे, इस पर फ्रिक्शन क्या लग गया? आगे। तो इस काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण इस पर वर्क डन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये है कि आप याद रख सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी में भी पॉजिटिव 0 और निगेटिव। प्यारे बच्चों, इसकी संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फिर बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। ये लाइन आप हमेशा ध्यान रखें। जब भी कभी आप 2 ब्लॉक प्रॉब्लम की बात करेंगे तो उसमें आप याद रखें कि जब दोनों बॉडी एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं तो वहां हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट मतलब एनर्जी का कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। एनर्जी का लॉस हमेशा निगेटिव वर्क को क्या करता है? हमेशा इंप्लाइज करता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि किसी सिस्टम पर काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? नेगेटिव होता है। तो कुल मिलाकर के मेरे पास कितने क्वेश्चन हुए? 8 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन स्टैटिक फ्रिक्शन के, 4 क्वेश्चन काइनेटिक फ्रिक्शन के। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी मे बी पॉजिटिव 0 एंड नेगेटिव। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए सिस्टम इज ऑलवेज 0। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी, सिस्टम नहीं, ऑन ए बॉडी की बात कर रहा हूं, मे बी positive, negative and 0, and work done by kinetic friction on a system is always negative। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? तो ये 8 के 8 क्वेश्चंस आप लोगों को प्यारे बच्चों याद होने चाहिए ताकि मजा आ जाए। थैंक यू वेरी मच। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको देखें, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स ना। ये भी अपने को आना चाहिए। कभी कभी जब आप एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के साथ देखते हैं, जैसे एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, क्या है ये? हेमिस्फेरिकल बाउल, कटोरा उल्टा, जो कि A0 एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। यहाँ पे ब्लॉक रखा है m मास का। ओके, अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स टू मूव द ब्लॉक फ्रॉम A to B, यानी कि A से B तक मूव करने में स्यूडो फोर्स का वर्क डन आपको क्या करना है? कैलकुलेट। तो प्यारे बच्चों, ऑब्वियस है वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट होता है। तो इस ऑब्जर्वर की अगर मैं बात करूं तो क्या ये ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगाएगा? यस सर। लेकिन क्या स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन प्यारे बच्चों हमेशा फिक्स है? वाह, आपको याद है कॉर्डनरी हमने बताई थी कि जब भी फोर्स कांस्टेंट और एक डायरेक्शन में होता है तो सीधे सीधे वर्क डन फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेट हो जाता है। ये रेडियस कितने प्यारे बच्चों? r, तो ये कितना हुआ? r sin थीटा। तो यानी कि दैट वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स इज इक्वल्स टू ma0 into r sin। क्लियर है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है जब हम कभी ऐसे फ्रेम्स में होते हैं तो हमें स्यूडो फोर्स का वर्क डन भी लिखना होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं छोटे बच्चों के ऊपर। ये एक ट्रक है, ट्रक कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है? A0 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। जब ट्रक A0 एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, यहाँ पर एक मास का ब्लॉक रखा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो आपसे कह रहा है वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द ट्रक, यानी कि ट्रक के रिस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है? ट्रक के रिस्पेक्ट में आपको स्यूडो फोर्स का वर्क डन निकालना है। तो ये A0, तो इधर की तरफ क्या लग रहा होगा? ma0। अगर ये लेंथ कितनी है? सपोज कितनी करें बच्चों? L। तो जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स इज इक्वल्स टू ma0 into L। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, किसी नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए स्यूडो फोर्स का वर्क डन भी क्या कर सकता हूं? कैलकुलेट कर सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, इतने सारे वर्क डन हम लोगों ने कैलकुलेट किए, हालांकि अभी बहुत सारे बाकी है, लेकिन ये क्रैश कोर्स है, फिर भी मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूँ। ये 3 रिजल्ट्स मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताना चाहता हूँ। इनके डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिए प्यारे बच्चों। अगर ये एक बाउल है, ओके, क्वार्टर सर्कल भी आप इसे कह सकते हैं, एक m मास की बॉडी है जिस पर एक F1 फोर्स लगा है। ये जो फोर्स F1 है प्यारे बच्चों, इस फोर्स F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स है। जब इस बॉडी को A से लेकर के B तक ले जाता है, कहां तक ले जाता है? A से B तक। तो ये फोर्स की खास बात ये देखिए, फोर्स हमेशा टेंजेंशियल ही लग रहा है। ये फोर्स कांस्टेंट तो है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है।
यानी कि फोर्स की डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज, लेकिन जो F1 है वो कैसे एक्ट कर रहा है प्यारे बच्चों, वो टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है। तो अगर फोर्स टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है तो इस सिचुएशन में कहीं भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल होगा थीटा प्यारे बच्चों को क्या होगा, जीरो होगा। तो इस केस में जो वर्क डन होता है वो एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि F1 इंटू पाथ लेंथ से कैलकुलेट होता है। इसलिए आप ध्यान रखें, अगर कहीं टेंजेंशियल फोर्स लग रहे हैं तो वहां पाथ लेंथ का ध्यान रखें। तो इसका जो वर्क डन होगा वो F1 इंटू ds से जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे सो दैट वर्क डन इज F1 इंटू पाई आर बाई 2, क्योंकि प्यारे बच्चों पूरा सर्कल 2 पाई आर, आधा पाई आर, तो पाई आर बाई 2 से F1 इंटू पाई आर बाई 2 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दूसरी थ्योरम क्या है प्यारे बच्चों, दूसरी थ्योरम में ये कि F2 एक कांस्टेंट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स है, यानी कि मैग्नीट्यूड F2 का भी क्या है, कांस्टेंट। इसके बारे में तो आप खूब अच्छे से वैसे पढ़ भी चुके हैं। जब कभी फोर्स हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में एक्ट करता है तो A से B तक जाने में, कहां से कहां तक जाने में, A से B तक जाने में फोर्स हमेशा इधर लग रहा है, तो F1 इंटू ये क्या है, रेडियस R, तो वर्क डन आ जाएगा A से B तक का F2 इंटू R। और प्यारे बच्चों तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर कहीं ऐसा कोई फोर्स लग रहा हो जो हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा हो, जैसे A से B की तरफ, जब यहां जा रहा तो देखो फोर्स ऐसे, मैं कह रहा हूं कि F3 का मैग्नीट्यूड तो क्या है, कांस्टेंट, लेकिन आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो इस सिचुएशन में F3 इंटू दिस डिस्टेंस, यानी कि डायरेक्ट, ये कितना है R, ये कितना है R, तो ये कितना है प्यारे बच्चों R√2, तो इससे डायरेक्ट मैं वर्क डन क्या लिख सकता हूं, F3 R√2 लिख सकता हूं। और ये जो फोर्स जो कि एक फिक्स डायरेक्शन में क्या करता है, एक्ट करता है, इसका बहुत अच्छा तरीका समझने का ये होता है, मान लीजिए अगर यहाँ एक ब्लॉक होता और प्यारे बच्चों यहाँ पे एक स्ट्रिंग से कनेक्ट होता, किससे कनेक्ट होता, स्ट्रिंग से, तो जो स्ट्रिंग का जो फोर्स होता है ना, वो देखिए जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो ये हमेशा जो टेंशन होगी क्या वो उस पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर रही होगी, यस सर, तो जो टेंशन है वो हमेशा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। तो इसलिए जब आप टेंशन का वर्क डन लिखेंगे इस सिचुएशन में तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे प्यारे बच्चों दिस इनटू ये जो लेंथ होगी उसमें यहां से यहां तक का पार्ट करके मल्टीप्लाई कर देना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक अच्छा तरीका बताता हूं आपको, माने इस समय रस्सी की लंबाई कितनी है L1, इस समय रस्सी की लंबाई कितनी है L2, तो जो टेंशन का वर्क डन आएगा सिचुएशन में दैट वुड बी TL1 माइनस L2। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये जो वर्क डन होगा ये बिल्कुल इसी वाले कोर्स जो केस है इससे ओरिजिनेट हुआ है। तो क्लियर है? तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये काफी हद तक आपका कवर हो चुका है लेकिन अभी चैप्टर आगे कनेक्टेड रहेगा, तो WP के दूसरे लेक्चर को आप मिस ना करें। हम लोग क्या करेंगे, इन सारे फोर्सेस के वर्क डन को कनेक्ट करेंगे प्यारे बच्चों, और हम अगले टर्न पर पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल। साथ ही साथ प्यारे बच्चों वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिस पे अच्छे से एक आधा सवाल जरूर बनता है, साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का रिलेशनशिप। तो प्लीज बने रहिए अगले लेक्चर में मेरे साथ। और प्यारे बच्चों पूरा आप लोगों से मेरा निवेदन है कि पूरे के पूरे लेक्चर को कंप्लीट देखें, कोई भी लेक्चर का पार्ट मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।